हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की सीरीज में कवर करने वाले हैं लास्ट एंड द फाइनल पार्ट 3, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डेवलपमेंट उसको हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? तो हमने देखा था IMR क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है और भी किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है या कंट्री वाइज डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एवरेज इनकम के साथ साथ आप और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि वहां का एजुकेशन, सेक्स रेशियो एंड ऑल, बट उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज, है ना। किसी भी कंट्री में कितनी पब्लिक फैसिलिटीज और किस टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज दी जा रही है, उससे भी किसी कंट्री का डेवलपमेंट डिसाइड होता है। अब पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या होती है कि आपकी स्कूलिंग में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपके कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, कम्युनिकेशन कैसा है, कंट्री में नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, ये सारी चीजें किस पे चली जाती है? आपकी कंट्री की पब्लिक फैसिलिटीज में। क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज जितनी अच्छी होंगी उतनी ही बेटर लाइफ सर्वाइव करेंगे उस कंट्री में रहने वाले लोग, है ना। तो पब्लिक फैसिलिटीज में अगर हम देखें तो आपको जनरली दो केसेस कंपेयर करने आ जाते हैं, दैट इज केरला एंड हरियाणा। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल बनी हुई आ जाएगी। एक साइड दे देंगे वो IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। शायद आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि कंट्री में कितने लिविंग बच्चे हैं पर 1000 चाइल्ड, है ना, तो ये IMR होता है, एक 0 ईयर से 1 साल के बीच के बच्चे। ठीक है, उसके अलावा आपके यहाँ पे लिटरेसी कितनी है और आपके यहाँ की एवरेज इनकम कितनी है ना। तो इस तरह से दो केसेस आपको एग्जाम में आएंगे कंपेयर करने के लिए, जिसमें एक साइड आपको दिया हुआ होगा केरला और दूसरे साइड दिया होगा आपको हरियाणा, है ना। तो आप ये देखेंगे कि केरला में जो लिटरेसी रेट रहता है वो क्या होता है? हाई रहता है, पर केरला की जो एवरेज इनकम है वो क्या है एज कंपेयर टू हरियाणा? लो है। IMR भी वहां का क्या रहेगा? आपका जो बैलेंस रहेगा। बट अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो लिटरेसी है वो कंपेरेटिवली क्या है? कम है, और जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है ना। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों किसी कंट्री में एवरेज इनकम ज्यादा होती है, कैसे लिटरेसी डिफाइन होती है? तो ये दो केस कंपेयर करने आएंगे, जहां पे आपको इसका डेफिनेशन इस तरह से देना है, क्योंकि केरला में लिटरेसी रेट हाई है, मतलब ज्यादातर लोग वहां के पढ़े लिखे हैं और कंपैरेटिवली हरियाणा से बेटर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। ऑल्सो केरला का जो सेक्स रेशियो है वो भी काफी ज्यादा कम है हरियाणा के कंपैरिजन में। तो इसलिए एवरेज इनकम कम होते हुए भी केरला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है हरियाणा से, है ना, क्योंकि वहां पे लिटरेसी अच्छी है, IMR कम है और सेक्स रेशियो भी काफी कम है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा। तो यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम तो काफी अच्छी खासी होती है, बट लिटरेसी की यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज उतनी हाई नहीं है और ना ही उस स्टैंडर्ड की लाइफ यहाँ के लोग सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो केरला एंड हरियाणा का केस हमने देख लिया। फिर PDS सिस्टम हम देखते हैं। तो क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज में मेनली क्या क्या आ जाती है, तो तीन चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। मतलब आपको एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए अच्छा खाना चाहिए, एक बढ़िया सा शेल्टर चाहिए और प्रॉपर क्लोथ्स चाहिए, है ना। तो इसी को इंश्योर करने के लिए, स्पेशली फूड इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, जिसमें से एक स्कीम है PDS सिस्टम, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा और भी स्कीम्स हैं, जैसे आपने मिड डे मील वगैरह देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है बच्चों को भोजन जो लंच रहता है वो उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है, PDS सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट किसानों से एक पर्टिकुलर MSP मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस प्राइस पे ग्रेन्स परचेस करती है, उसको वो अपने यहाँ स्टोर करती है, जिसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक में स्टोर करने के बाद बाकी की जनता को वो यही बफर स्टॉक से जो ग्रेन्स है उनको निकालकर PDS सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है एट वेरी लो कॉस्ट, है ना। तो जनरली जिनके पास BPL कार्ड है, राशन कार्ड है, उनको बहुत सस्ते में 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं इस तरह से अलग अलग स्टेट में क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, है ना। तो यही होता है क्या, PDS सिस्टम, जो इंडियन गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए
या पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए चलाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक करेंगे तो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट कई बार एज इट इज आ जाता है और बस इसके आगे वो लिख देंगे एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद होना चाहिए कि आपके पास जितना भी पैसा है, मनी इन योर पॉकेट, वो आपको सारी गुड्स और सारी सर्विसेज खरीद कर नहीं दे सकता जिससे आप एक अच्छी लाइफ सरवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल है, रिसेंटली हमारा कोविड आया हुआ था कुछ 4, 5, 6 साल पहले, है ना। तो उस समय पे कोविड वायरस ये देख के नहीं जा रहा था कि जो रिच है उसके पास हम ना जाए या जो पुअर है उसके पास हम चले जाए। कोविड वायरस क्या था, इक्वली हर जगह पे स्प्रेड हो रहा था, जो भी पर्सन उससे प्रिकॉशन नहीं ले रहा था, है ना। तो इसी तरह से आप वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ पैसा होने से, आप डिसीज फ्री नहीं हो सकते सिर्फ पैसा होने से, आप बेटर नींद नहीं ले सकते अगर आपके पास सिर्फ पैसा है। तो वही ये स्टेटमेंट है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, है ना। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आप हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते हो। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच यू नीड टू लिव वेल बट यू कैन नॉट बाय दैट। ये सारी चीजें क्या होती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स कहलाती हैं। हर तरह की सर्विसेज भी आप नहीं खरीद सकते हो। लाइक आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, बहुत अच्छा जिनके पास पैकेज है, पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ, पैसा, बहुत सारी चीजें उन पे इन्वेस्ट की हुई है, बट नाउ जो बच्चे हैं उनके, वो उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं रख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट ही नहीं रख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डील ही नहीं कर रहे हैं, उनकी इमोशनल वैल्यूज नहीं समझ रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो पैसा तो उनके पास है, पैसा वो बराबर भेज देते हैं अपने पेरेंट्स को, बट एक्चुअली जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन राइट इन दिस आंसर, ओके। चलो, तो होप इतना पोर्शन आपको पूरा क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी पुरानी पर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कीपिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इन माइंड। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म किए बिना और फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सही तरह से रिसोर्सेज का यूज करना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये नहीं कह सकते कि आप डेवलपमेंट ही मत करो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप गैस चूल्हे जलाना ही छोड़ दो, आप वापस से लकड़ी वाले चूल्हे जलाओ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको बाय टाइम, समय के साथ डेवलप होना ही पड़ेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिसोर्सेज को हार्म करके डेवलप हो। आप ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिपेंड कर सकते हो जो आपके लिए इन अ बेटर वे रिसोर्सेज को बचाते हुए डेवलपमेंट करके दे, ठीक है। जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरमेंट आपका क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। दूसरा क्या है, सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी भी आपकी ग्रो होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब वेल्थ या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आपकी कंट्री में आनी चाहिए। जहां पर ये तीनों चीजों का मिक्सचर होता है वही चीज क्या कहलाती है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो दो टर्म्स बहुत कॉमन है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो बाद में अपने आप को रीप्लेनिश कर लेते हैं। मतलब अगर आप एक बार उसका यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि दोबारा ना बन पाए। इसका बहुत कॉमन से एग्जांपल है सनलाइट। अभी कुछ 1000 ईयर्स तक तो सन हमारे पास रहने वाला है। उसके अलावा एयर, ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार ऑक्सीजन इनहेल कर ली, दोबारा ऑक्सीजन आपको मिलेगी ही नहीं। नेचर खुद से अपने आप को क्या करता रहता है, रीप्लेनिश करता रहता है। तो ऐसी चीजें जो खुद से रीप्लेनिश हो जाती है या बहुत लंबे समय तक रहने वाली होती है, इन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एयर, सनलाइट, है ना। तो ये सारी जो चीजें ये रिन्यूएबल में है। वाटर भी रिन्यूएबल में आता था बट अब
थोड़ा सा लग रहा है कि शायद वाटर जो है वो रिन्यूएबल में ना आए, क्योंकि हम इतना ज्यादा वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं कि उसका कंजर्वेशन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, ओके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एकदम ऑपोजिट टू इट, मतलब अगर आपने इनका यूज एक बार कर लिया तो फिर आप दोबारा उनको रीगेन नहीं कर सकते हो। तो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब इसमें बहुत कॉमन से एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है आपकी नॉन रिन्यूएबल। मतलब आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवाया, आपने गाड़ी चलाई, उसके बाद दोबारा आप उस धुएं को पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। पेट्रोल, कोल, ये सारी चीजों को बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। तो अगर हम इनका सेंसिबली यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इनका यूज इस तरह से करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेज कंजर्व रहे। ऑल्सो हमें अपनी डिपेंडेंसी ऐसी चीजों पर ज्यादा बढ़ानी है जिससे नुकसान कम हो। फॉर एग्जाम्पल, हम सनलाइट का भी यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स हम लगा रहे हैं। पहले हम सनलाइट तो थी बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो हम वाटर से, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते थे। बट आज की डेट में हमने इसको पूरा स्विच कर दिया है और सोलर पैनल से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। This also you can write in your answer. So with this topic, this chapter is completed. Hope you like the video. इस वीडियो के बाकी 2 पार्ट्स हमने लिंक में शेयर कर दिए हुए हैं, प्लीज आप जाकर उसको भी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।